So today we will start a new chapter, new unit, kinematics. So what is kinematics? Kinematics deals with mathematical methods of describing motion regardless of the cause of the motion. Clear? Kinematics में हम क्या स्टडी करते हैं? मैथमेटिकल मेथड्स स्टडी करते हैं. ठीक है, मैथमेटिकल इक्वेशंस पढ़ेंगे, मैथमेटिकल मेथड्स पढ़ेंगे. क्या डिस्क्राइब करेंगे उससे हम? मोशन. ठीक है, पार्टिकल की पोजीशन क्या है, वेलोसिटी क्या है, किस पाथ पे मूव कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, किस रेट से एक्सलरेट कर रहा है, ये सारी चीज़ें हम स्टडी करेंगे, डील करेंगे इन सारी चीज़ों के साथ. बट हम क्या चीज़ स्टडी नहीं करेंगे, किस चीज़ पे ध्यान नहीं देंगे? कॉज ऑफ द मोशन. ठीक है, कौन सा फोर्स है, कौन सा टॉर्क है जिसकी वजह से मोशन हो रहा है, हम उस पर ध्यान नहीं देंगे. We just discuss about the motion, but we will not get into the cause of the motion, like which forces or which torques are causing the motion. Clear? We discuss about the motion, but we will not get into the cause of the motion. Clear? In kinematics, we entertain questions like where is the object or what is its position or location. Second, we can ask how fast is it moving. मीन्स इस क्वेश्चन में हम क्या फाइंड करने की कोशिश करते हैं, उसकी स्पीड या वेलोसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे. क्लियर? इन विच डायरेक्शन इट इज़ मूविंग, इसमें डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं कि किस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है. ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जो हम डिस्कस करते हैं काइनेमेटिक्स में. ठीक है, उसके बाद ऑन व्हाट पाथ ट्रेजेक्टरी इट इज़ मूविंग, इसमें पाथ के बारे में कि किस पाथ पे मूव कर रहा है, वो इज द पाथ इज स्ट्रेट लाइन और कर्व, वो पाथ स्ट्रेट लाइन है कि कर्व है. इस तरह के क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं और काइनेमेटिक्स में. ठीक है, इज द ऑब्जेक्ट इज स्पीडिंग अप और स्पीडिंग डाउन, इस तरह के क्वेश्चन में हम एसलेशन के बारे में डिस्कस करते हैं कि उसका एसलेशन पॉजिटिव है कि निगेटिव है, उसका एसलेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन में है कि वेलोसिटी के अपोजिट है. अगर एसलेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन होगा तो पार्टिकल स्पीड अप कर रहा होगा, स्पीड उसकी बढ़ती जा रही होगी, और अगर एसलेशन मोशन के अपोजिट होगा तो वो रिटार्डेशन कहेंगे हम उसको, और स्पीड उसकी कम होती जाएगी. क्लियर? इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज चेंजिंग और नॉट. ठीक है, मोशन आपका स्ट्रेट लाइन है कि मोशन सर्कुलर है कि मोशन रैंडम है. ठीक है, तो अगर स्ट्रेट लाइन होता है तो डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज नहीं होती है, और अगर सर्कुलर या रैंडम होता है तो उसकी जो मोशन की डायरेक्शन है वो चेंज होती रहती है. ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं काइनेमेटिक्स में. ठीक है, ऑब्जेक्ट का जो मोशन है उसके बारे में जितने भी वेरिएबल्स हो सकते हैं, सिर्फ मोशन के बारे में. ठीक है, वो डिस्कस करते हैं. कॉज ऑफ द मोशन बिल्कुल डिस्कस नहीं करते हैं. ठीक है, मोशन के बारे में जैसे सबसे पहले होता है पोजिशन क्या है, वेलोसिटी क्या है, स्पीड क्या है, पाथ क्या है, स्पीड बढ़ रही है घट रही है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं. क्लियर? तो फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. वेयर इज द ऑब्जेक्ट और व्हाट इज इट्स पोजीशन और लोकेशन. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है ऑब्जेक्ट की पोजीशन या लोकेशन के बारे में. ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि ऑब्जेक्ट आपका 200 मीटर्स अवे है, if I say that the object is 200 meters away, but the answer is slightly incomplete because from where it is 200 meters away. ठीक है, अगर मैंने कह दिया कि ऑब्जेक्ट 200 मीटर्स अवे है, लेकिन कहाँ से 200 मीटर्स अवे है, किस डायरेक्शन में 200 मीटर्स अवे है. ठीक है, तो एब्सोल्यूट नहीं होता है कुछ भी, पोजीशन उसकी एब्सोल्यूट नहीं होती है कि हम कह दें कि ऑब्जेक्ट 300 मीटर्स अवे है. ठीक है, तो उससे कुछ समझ में आएगा, उससे आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा जब तक कि स्पेसिफाई नहीं किया जाए कि किस से 300 मीटर्स अवे और किस डायरेक्शन में 300 मीटर्स अवे है. क्लियर? तो हम क्या करते हैं, इस मुश्किल से बचने के लिए एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिफाइन करते हैं. ठीक है, तो हम एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाएंगे कि हम कहेंगे कि ये हमारा मान लिया फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, कोई भी पॉइंट ओ कह देते हैं, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, और कह देंगे कि इससे 200 मीटर्स अवे कोई भी ऑब्जेक्ट मान लिया, कोई पार्टिकल है, पी पार्टिकल. ठीक है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिफाइन करने का सबसे जो कन्वीनियंट वे होता है तो वो होता है कि हम क्या करें, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस चूज करें, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस. ठीक है, और अब हम 3 कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को स्पेसिफाई कर सकते हैं. मान लिया कोई भी पार्टिकल है कहीं 3D में स्पेस में रखा हुआ है, कोई पार्टिकल पी है, तो उसको उसकी लोकेशन को स्पेसिफाई करने के लिए हमें सिर्फ 3 वेरिएबल्स चाहिए. एक वेरिएबल चाहिए एक्स, एक वेरिएबल चाहिए वाई और एक वेरिएबल चाहिए जेड. ठीक है, तो इससे पार्टिकल की पोजीशन स्पेसिफाई हो जाती है किसके रिस्पेक्ट में, इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में, इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में. क्लियर? तो किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले, किसी भी वेरिएबल को डिफाइन करने से पहले हम हमेशा एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस चूज करेंगे. ठीक है, और उसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में हम पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन सब कुछ उसी फ्रेम के रिस्पेक्ट में लिखेंगे. ठीक है, क्लियर? तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, तो सबसे कन्वीनियंट वे है फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाने का कि हम 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस चूज कर लेते हैं. तो मान लिया एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है और एक ये
जेड एक्सिस है, ठीक है। और किसी भी चीज़ को स्पेसिफाई करने के लिए, किसी भी पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए आपको 3 कोऑर्डिनेट्स चाहिए। एक एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए कि एक्स में आपको कितना जाना, वाई में कितना जाना और जेड में कितना, ठीक है, क्लियर। और टाइम मेजर करने के लिए इस फ्रेम में एक क्लॉक भी अरेंज कर देते हैं, ठीक है, एक क्लॉक भी लगा देते हैं उसमें, उसकी हेल्प से हम टाइम मेजर कर लेंगे, ठीक है। तो बस आपको 4 वेरिएबल्स होते हैं, 3 पोजीशन के वेरिएबल्स होते हैं और एक टाइम का वेरिएबल होता है, ठीक है। तो किसी भी पार्टिकल की पोजीशन स्पेसिफाई करने के लिए ये 3 वेरिएबल्स और टाइम के लिए ये क्लॉक, ठीक है। तो अगर अब हम सेकंड क्वेश्चन पे चलें, तो हाउ फास्ट इज इट मूविंग, इसमें हम स्पीड या वेलोसिटी के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अगर किसी उस फ्रेम के रिस्पेक्ट में, जो फ्रेम हमने चूज किया उस फ्रेम के रिस्पेक्ट में, अगर किसी पार्टिकल का एक्स, वाई और जेड कोऑर्डिनेट्स कांस्टेंट रहते हैं, ठीक है, किसी फ्रेम के रिस्पेक्ट में, जो फ्रेम हमने चूज किया उस फ्रेम के रिस्पेक्ट में कोई भी पार्टिकल है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट अगर टाइम के साथ कांस्टेंट रहता है, तो हम कह सकते हैं कि पार्टिकल कहाँ है आपका, रेस्ट में। लेकिन किस फ्रेम के रिस्पेक्ट में, जिस फ्रेम के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मान लिया ये फ्रेम है, मान लिया एफ, ठीक है, और विद रिस्पेक्ट टू एफ उसका एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट अगर टाइम के साथ कांस्टेंट रहता है, तो हम कह सकते हैं पार्टिकल इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम एफ, क्लियर। और अगर इन तीन में से कोई भी एक कोऑर्डिनेट अगर टाइम के साथ चेंज करता है, ठीक है, तो हम कह देंगे कि पार्टिकल आपका रेस्ट में नहीं है, मूव कर रहा है, किस फ्रेम के रिस्पेक्ट में, फ्रेम एफ के रिस्पेक्ट में, ठीक, ठीक है। इफ एनी वन और मोर कोऑर्डिनेट्स चेंज विद टाइम, वी से दैट द बॉडी इज मूविंग विद रिस्पेक्ट टू दिस फ्रेम, क्लियर, ठीक है। तो आप कुछ ऐसे समझो, जैसे कि अगर हम कहीं कार में मूव कर रहे हैं, ठीक है, और जो पर्सन फ्रंट सीट पे बैठा है, अगर वो पूछा जाएगा, आपसे पूछा, आप भी कार में बैठे हो, आप मान लिया बैक सीट पे बैठे हो और एक पर्सन फ्रंट सीट पे बैठा है, तो आपसे पूछा जाएगा कि ये जो फ्रंट सीट पे बैठा है पर्सन, वो आपके रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है कि रेस्ट में, तो आप कहोगे कि वो रेस्ट में। मान लिया कुछ ऐसे मैंने कुछ कार बना लिया, ठीक है, तो एक पर्सन ए है, एक पर्सन बी है और एक पर्सन ग्राउंड पे खड़ा है, वो सी है, ठीक है। और ये कार कितनी स्पीड से मूव कर रही है, वी की स्पीड से। तो अगर पूछा जाएगा ए से, ए के फ्रेम के रिस्पेक्ट में, ए से पूछा जाएगा बताओ बी मूव कर रहा है कि रेस्ट में, तो ए कह देगा बी कहाँ है, रेस्ट में, ठीक है, क्योंकि ए से बी की जो बीच की डिस्टेंस है वो चेंज नहीं कर रही, ठीक है। ए के फ्रेम के रिस्पेक्ट में वी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, जो बी की पोजीशन है, वो टाइम के साथ चेंज नहीं कर रही है, और जब पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं करती है तो उसको हम कहते हैं कि पार्टिकल या ऑब्जेक्ट कहाँ है आपका, रेस्ट में, ठीक है। तो ए के रिस्पेक्ट में बी की पोजीशन चेंज नहीं कर रही है, तो ए कह देगा कि बी कहाँ है, रेस्ट में। लेकिन अगर बी के बारे में मैं पूछूं सी से, ठीक है, तो सी ये कहेगा कि मेरे रिस्पेक्ट में, सी के रिस्पेक्ट में बी की पोजीशन चेंज कर रही है, अभी बी यहाँ होगा, थोड़ी देर बाद बी यहाँ पहुंच जाएगा, फिर बी यहाँ पहुंच जाएगा, फिर बी यहाँ पहुंच जाएगा, जैसे जैसे टाइम पास करेगा बी आगे की तरफ मूव कर रहा है वी स्पीड से, ठीक है। तो अगर सी से पूछेंगे तो सी कहेगा कि मेरे फ्रेम के रिस्पेक्ट में बी की पोजीशन चेंज कर रही है, तो बी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। तो जो मोशन है या रेस्ट है, तो एक ही ऑब्जेक्ट सेम पर्सन किसी फ्रेम में रेस्ट में, किसी फ्रेम में मूव कर रहा है। सो object is at rest or in motion, it depends on the frame of reference, it depends on the observer, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट, कोई भी पर्सन मूव कर रहा है कि रेस्ट में, ये एंटायरली किस बात पर डिपेंड करता है कि आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या, किसी फ्रेम के रिस्पेक्ट में वो रेस्ट में हो सकता है और किसी और फ्रेम के रिस्पेक्ट में वो मूव कर सकता है, ठीक है। तो जो मोशन होता है वो सिर्फ ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी नहीं होता, वो सिर्फ पर्सन की या पार्टिकल की प्रॉपर्टी नहीं होता, वो कंबाइंड प्रॉपर्टी होता है ऑब्जेक्ट की और ऑब्जर्वर की। मोशन इज ए कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जर्वर। देयर इज नो मीनिंग ऑफ रेस्ट और मोशन विदाउट द ऑब्जर्वर, विदाउट ए व्यूअर, क्लियर। नथिंग इज इन एब्सोल्यूट रेस्ट और इन एब्सोल्यूट मोशन, ठीक है। कोई भी चीज एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं कह सकते और न हम कह सकते हैं कि वो मोशन में, ठीक है। हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि अगर आप कह रहे हो कि ये मोशन में है, तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि किसके रिस्पेक्ट में मोशन है। आप कह रहे हो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में, कोई भी चीज रेस्ट में, तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि किस फ्रेम के रिस्पेक्ट में वो रेस्ट में, ठीक है। जैसे कि एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि ये जो मेरे सामने कंप्यूटर रखा हुआ है, ठीक है, तो मेरे से पूछा जाएगा कि ये कंप्यूटर जो है वो रेस्ट में कि मूव कर रहा है, तो ये रेस्ट में, ठीक है। ये पूरा रूम, ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं इस रूम में, सारे अपनी अपनी पोजीशन पे फिक्स हैं, सारे रेस्ट में। लेकिन अगर इसी चीज को, इसी रूम को अगर आप स्पेस में जाके ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो अर्थ मूव कर रही है और अर्थ के मूवमेंट के साथ ये रूम मूव कर रहा है, ये कंप्यूटर मूव कर रहा है और ये बहुत तेज स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है, ठीक है। तो आपको कोई भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, पोजीशन, एक्सेलरेशन, कुछ भी मूव, कोई भी मोशन की, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करने से पहले आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि आप किस फ्रेम के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि रेस्ट और मोशन, ठीक है, ये रिलेटिव हैं, ठीक है। किसी के रिस्पेक्ट में, किसी के रिलेटिव कोई चीज रेस्ट में और वही चीज किसी और के रिलेटिव मोशन में हो सकती है, ठीक है। रेस्ट और मोशन का अपना कोई मतलब नहीं है,
ठीक है, कोई एब्सोल्यूट मतलब नहीं है, वो सिर्फ रिलेटिव है, ठीक है। एंड द स्टडी ऑफ रेस्ट एंड मोशन इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स, ठीक है। और रेस्ट और मोशन की जो स्टडी होगी, जो कुछ भी हम पढ़ेंगे इसमें, वो किस फील्ड में आता है? आपका काइनेमेटिक्स में, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द चॉइस ऑफ द फ्रेम, वी कैन चूज एनी फ्रेम अकॉर्डिंग टू अवर कन्वीनियंस टू स्टडी द सिचुएशन, ठीक है। हम कोई भी फ्रेम चूज कर सकते हैं, फ्रेम चूज करने में कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कोई भी फ्रेम चूज कर सकते हो जो कि कन्वीनियंट हो। जैसे कि अगर हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं, ठीक है, हम ट्रेन में बैठ के जा रहे हैं, ठीक है, या हम बस में बैठ के जा रहे हैं, तो हम जो फ्रेम, जिस फ्रेम के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, वो फ्रेम हमारा बस होता है, ठीक है। तो हम कहते हैं बस में बैठ के कि ठीक है बिलासपुर निकल गया, अब सुंदरनगर आने वाला है, ठीक है। तो हम किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं? हम बस के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तब हमने कौन सा फ्रेम चूज किया है? बस, ठीक है। अगर अगर हम बस में नहीं है, ठीक है, अगर हम स्टेशन पे खड़े हुए हैं, तो हम अर्थ को अपना फ्रेम चूज करते हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं कि ये बस आ रही है, अब ये वाली बस जा रही है, कि बिलासपुर से बस आ रही है, अब ये बस कहाँ जा रही है? सुंदरनगर जा रही है, ठीक है। लेकिन अगर आप बस में बैठे हो तो आप ये नहीं कहोगे बस सुंदरनगर जा रही है, हम कहेंगे कि सुंदरनगर आने वाला है, ठीक है। तो आप कोई भी फ्रेम चूज कर सकते हो जो कि कन्वीनियंट है, ठीक है। और कोई भी फ्रेम सही और गलत नहीं है, ठीक। कोई भी चीज़, सब कुछ, जैसे अगर आपसे कोई पूछेगा कि अगर आप कहते हो कि बिलासपुर निकल गया और सुंदरनगर आने वाला है, तो कोई कहेगा अरे बिलासपुर थोड़ी निकल गया, बिलासपुर तो अपनी जगह, सुंदरनगर अपनी जगह, बस हमारी बस जा रही है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। जब आप ये कह रहे हो कि बिलासपुर निकल गया, सुंदरनगर आने वाला, ये एकदम ठीक बात है, क्योंकि आप किस फ्रेम के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो? बस के फ्रेम के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो, ठीक है। मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो सबसे जो बेसिक होता है वो पढ़ते हैं इसमें, डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होती है? तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं डिस्टेंस क्या होता है। तो मान लिया कि कोई पार्टिकल है, और ये पार्टिकल पॉइंट ए से अपनी जर्नी स्टार्ट करता है, और ये होता हुआ पॉइंट बी से होता हुआ, ये पॉइंट मान लिया बी है, और ये पॉइंट सी से होता हुआ, ये पॉइंट मान लिया सी है, और यहाँ से ये पास करता हुआ ये पॉइंट डी तक जाता है, क्लियर। एक पार्टिकल अपनी जर्नी स्टार्ट करता है, मान लिया टी इज इक्वल टू T1 पे जर्नी उसने स्टार्ट की है, और वो मूव करता जा रहा है ए से बी, बी से सी, सी से डी होता हुआ, टी इज इक्वल टू T2 टाइम पर वो डी पहुंचता है, क्लियर। तो डिस्टेंस क्या होती है, ठीक है। तो डिस्टेंस बहुत ही सिंपल है, ये जो पाथ लेंथ है उसने जो पाथ ट्रेवल किया है, उसकी जो पाथ लेंथ है, यानी ए से बी, बी से सी, सी से डी, ए बी सी डी, ये जो पाथ लेंथ है, path length ABCD is called the distance traveled by the particle during the time interval T1 to T2, ठीक है। तो ये जो पाथ लेंथ होगी आपकी, लिख देते हैं इसको, पाथ लेंथ ए से बी, बी से फिर सी, सी से डी, ये पाथ लेंथ, इसी को हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस, ठीक है। यही क्या होगी आपकी? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल, ठीक है। तो डिस्टेंस की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। डिस्टेंस, फर्स्ट प्रॉपर्टी, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। तो प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं डिस्टेंस की। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। स्केलर मींस इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। इट रिप्रेजेंट्स द लेंथ ऑफ द पाथ, सो इट कांट बी नेगेटिव, ठीक है। डिस्टेंस होती क्या है? डिस्टेंस होती है पाथ लेंथ, ठीक है। ए से लेकर अगर डी तक कोई मूवमेंट किया, तो ए से बी, बी से सी, सी से डी, ये जो पाथ लेंथ है, इसी को हम डिस्टेंस कहते हैं। और पाथ लेंथ कभी निगेटिव नहीं हो सकती, किसी की लेंथ कभी निगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती, डिस्टेंस हमेशा क्या रहती है? पॉजिटिव, ठीक है। इट नेवर डिक्रीजेज विद टाइम, टाइम के साथ या तो ये इंक्रीज करती है या कांस्टेंट रहती है। जैसे अगर कोई पार्टिकल पॉइंट ए से मूव करना शुरू कर रहा है, और ये 1 सेकंड तक मूव करता रहा और ये पॉइंट बी तक पहुंच गया, ठीक है। तो 1 सेकंड तक अगर आप देखो तो डिस्टेंस बढ़ रही है, उसके बाद बी पे आके वो रेस्ट में आ गया, उसके बाद मूव करना बंद कर दिया। तो अगर आप डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ देखोगे, अगर वाई एक्सिस पे मान लिया डिस्टेंस है और एक्स एक्सिस पे मान लिया टाइम है, ठीक है। तो 1 सेकंड तक, जब तक टाइम 1 सेकंड नहीं हो जाता, तब तक ग्राफ बढ़ता रहता है, ठीक है। डिस्टेंस बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, डिस्टेंस बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही है। उसके बाद पार्टिकल रेस्ट में आ गया, तो उसके बाद डिस्टेंस क्या रह जाएगी? कांस्टेंट। फिर डिस्टेंस बढ़ नहीं रही है तो घट भी नहीं रही है, ठीक है। तो उसके बाद डिस्टेंस क्या रहेगी आपकी? कांस्टेंट। उसके बाद स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अगर ये फिर से मूव करना शुरू कर देता है, तो फिर से डिस्टेंस बढ़ना शुरू हो जाएगी, ठीक है। फिर से डिस्टेंस इंक्रीज करना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो डिस्टेंस या तो टाइम के साथ कांस्टेंट रहती है, टाइम के साथ इंक्रीज करती है, लेकिन टाइम के साथ कभी डिक्रीज नहीं करती। अगर कहीं आपको ग्राफ ऐसा मिल जाए, ये डिस्टेंस और ये टाइम है, और ग्राफ कहीं ऐसा मिल जाए ऐसे, ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि डिस्टेंस इंक्रीज कर रही है, उसके बाद डिस्टेंस डिक्रीज होना शुरू होगी, और डिस्टेंस कभी डिक्रीज नहीं करती, या तो कांस्टेंट रहती है या इंक्रीज करती है, ठीक है। क्योंकि वो स्केलर क्वांटिटी है और ऐड ही होना उसमें, ठीक है। पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है नहीं, तो ऐड ही होता जाना बस उसमें, क्लियर। अब एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को पढ़ना है, वीडियो को पॉज करना है और खुद से ट्राई करना है, और उसके बाद फिर इसको फिर से प्ले करना है, क्लियर।
तो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले ओरिजिन से मूव करना स्टार्ट करता है वो, और सबसे पहले ये ओरिजिन से मूव करना स्टार्ट करता है और पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव करता है, कहाँ तक, 15,0 तक, ठीक है। तो ये यहाँ से मूव करना स्टार्ट करेगा और ये 15,0 तक आया, ठीक है, क्लियर। और उसके बाद फिर मूव करता है वहाँ से स्ट्रेट, देन मूव स्ट्रेट टू 25,0, तो 25,10, सॉरी, तो ये 25 है, ये 10 है, तो 25,10 जो पॉइंट मिलेगा वो कहीं ये 10 कहीं यहाँ आएगा और ये 20 कहीं यहाँ मिलेगा वो पॉइंट, ठीक है। ये 25 और ये यहाँ से ये 10, ठीक है। तो ये रहा वो पॉइंट 25,10, कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं इसको 25,10, और यहाँ से ये डायरेक्ट स्ट्रेट मूव करता है वो ये 25,10 तक, ठीक है। तो ये इसकी इनिशियल पोजीशन है ओ, और ये इसकी फाइनल पोजीशन है, इसको कुछ कह देते हैं ए, ठीक है। तो आपको डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस सिंपली क्या होती है, पाथ लेंथ। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की पाथ लेंथ प्लस यहाँ से लेकर यहाँ तक की पाथ लेंथ। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की पाथ लेंथ कितनी है, तो वो है 15 मीटर्स या 15 यूनिट्स कह सकते हैं उसको। और बस आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक की पाथ लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। तो आप कुछ ऐसे समझो, ये ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, और राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, ठीक है। तो बेस दिया आपको, ये 25 है, ये 15 है, तो बेस कितने यूनिट्स हो गया, 10 यूनिट्स। और हाइट कितनी है, हाइट भी कितनी है, 10 यूनिट्स। तो ये हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, तो हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज करते हैं, तो अंडर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 10√2, ठीक है। तो ये इसकी हाइपोटेन्यूज आ गया 10√2। तो टोटल पाथ लेंथ जिसको हम डिस्टेंस कह रहे हैं वो आ जाएगी आपकी 15 प्लस 10√2, ठीक है। √2 कितना होता है, 1.41 ले सकते हैं, √2 की वैल्यू 1.414 कह देते हैं इसको। तो ये आ जाएगा 15 प्लस 14.14, ठीक है। तो ओवरऑल आंसर मिल जाएगा आपको ये 29.14 यूनिट्स, जो भी यूनिट्स, मीटर, सेंटीमीटर, जो भी होंगे, क्लियर। तो प्रीवियस क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमने डिस्टेंस निकाली थी। अब इसी क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या था, पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट करता है चलना और पार्टिकल 15,0 तक मूव करता है ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव करता है और उसके बाद वो स्ट्रेट मूव करता है 15,0 से 25,10 तक, ठीक है। तो इसमें अब हम इसमें क्या निकालेंगे, अब इसमें डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ठीक है। तो ये इसका इनिशियल पॉइंट है ओरिजिन और ये इसका फाइनल पॉइंट, ठीक है। तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को मिलाने वाला जो वेक्टर होता है वही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। तो ये मैंने मिलाया, तो ये जो पिंक कलर का वेक्टर बना है यही क्या है, आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। इसकी डायरेक्शन इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ, ठीक है। तो इस वेक्टर, ये जो डिस्प्लेसमेंट अगर पूछेगा कोई इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो जो ओ ए वेक्टर है, ठीक है, वही क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। तो लिखेंगे किस कैसे, इसको फाइंड कैसे करेंगे, ठीक है। तो ओ ए वेक्टर फाइंड कैसे करेंगे, तो आप जरा ढंग से देखो। तो ये 2 डायमेंशनल वेक्टर है, इसमें जो कंपोनेंट्स होंगे इसके, कुछ कंपोनेंट इसका एक्स एक्सिस के अलोंग होगा, कुछ कंपोनेंट इसका वाई एक्सिस के अलोंग होगा, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के अलोंग कितना कंपोनेंट है इसका, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के अलोंग अगर कंपोनेंट देखेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो लेंथ है ये 25, ठीक है। तो 25 यूनिट का कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग है, और अगर यहाँ से वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट देखेंगे तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे ऐसे, और जो वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट है वो 10 यूनिट का है, ठीक है। तो इस वेक्टर को कुछ ऐसे लिखेंगे 25, ये कंपोनेंट है एक्स एक्सिस के अलोंग। तो अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम कहते हैं आई कैप, ये हो जाएगा 25 आई कैप, प्लस वाई एक्सिस के अलोंग वेक्टर की लेंथ कितनी है, तो वो 10 यूनिट्स। तो वाई एक्सिस के अलोंग है तो उसको क्या लिखेंगे 10 जे कैप, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा आपका 25 आई कैप प्लस 10 जे कैप। अगर कुछ कंपोनेंट इसका जेड की तरफ भी होता तो इसमें समथिंग के कैप आ जाता, ठीक है। मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे डिस्प्लेसमेंट का, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ठीक है। मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो उसको या तो आप ऐसे बना के लिख दो, ये मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, या फिर सिंपली ओ ए लिख दो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट ऑफ एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट का स्क्वायर। अब सिंस इसमें जेड कंपोनेंट 0 तो सिंपली हो जाएगा एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, यानी 25 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका अंडर रूट 25 का स्क्वायर होता है 625 और 10 का स्क्वायर 100। तो ये मिल गया आपको मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अंडर रूट 725, क्लियर।
ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ये डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का क्या है, मैग्नीट्यूड। क्लियर? पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। तो मान लिया अगर कोई पार्टिकल है और वो किसी पॉइंट ए से मूव करता है किसी पॉइंट बी तक, किसी पॉइंट ए से मूव करता है पॉइंट बी तक, तो मान लिया ये पॉइंट आपका ए है, ये वाला पॉइंट मान लिया ए है, और ये पॉइंट है बी, ये फाइनल पॉइंट, वो इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट, ये पॉइंट है बी, और ए से बी तक कुछ ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये जो ए से बी तक ये जो पाथ लेंथ होगी इसकी, इसको हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो ए से बी तक, ए से बी को मिलाने वाला ये जो स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है, ए से बी तक मिलाने वाली ये जो स्ट्रेट लाइन होगी, इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। क्लियर? सो if we connect the initial position A, if we connect the initial position A with the final position B by a straight line, we get the displacement of a particle, ठीक है। कोई पार्टिकल A से B तक मूव कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इनिशियल पोजीशन A को फाइनल पोजीशन B से जो स्ट्रेट लाइन मिलाएगी उसको ले जाके, ठीक है, तो वही क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अच्छा, मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट में दोनों चीजें होती है, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन भी होता है। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज द लेंथ ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, ठीक है। मैग्नीट्यूड क्या होगा डिस्प्लेसमेंट का, इस स्ट्रेट लाइन की लेंथ जो कि इनिशियल से फाइनल पॉइंट को जोड़ रही है, ठीक है। और डायरेक्शन, तो डायरेक्शन इज फ्रॉम इनिशियल टू द फाइनल पॉइंट, ठीक है। तो डायरेक्शन जो डिस्प्लेसमेंट की होती है वो ये डायरेक्शन होती है, ठीक है, ठीक है, इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक, ठीक है, इनिशियल से फाइनल पॉइंट, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट के पास दोनों चीजें होती हैं, डिस्प्लेसमेंट के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डिस्प्लेसमेंट के पास डायरेक्शन भी होती है। और एक और इंपॉर्टेंट बात, डिस्प्लेसमेंट्स को आप ऐड कर सकते हो, दो डिस्प्लेसमेंट्स को ऐड कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता है कि मान लिया एक वेक्टर ये दूसरा वेक्टर है, तो इन का जो एडिशन होगा वो ट्राइंगल बना के ये उनका सम हो जाएगा, ठीक है, ये रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो इनको हम ऐड कैसे कर सकते हैं, लाइक अकॉर्डिंग टू द ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। इसीलिए डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, मैग्नीट्यूड किससे बनाते हैं, इस वेक्टर की लेंथ से। उसके पास डायरेक्शन भी है, और उसको हम ऐड कैसे कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है, ठीक है, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी। तो एक एनिमेशन है और इससे देखते हैं ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो एक पार्टिकल है वो ए से मूव कर रहा है बी तक और इस पाथ के थ्रू जा रहा है, ठीक है, कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, फिर यहाँ से ऐसे घूमते हुए ये ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस क्या होगी, तो ये ऐसे घुमा, ये ऐसे घुमा यहाँ तक, तो डिस्टेंस क्या होती है, द लेंथ ऑफ द कर्व लाइन, ठीक है। ये जो पाथ है, ये जो कर्व लाइन है, इसकी जो लेंथ होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो इनिशियल से फाइनल पोजीशन को मिलाने वाला ये जो वेक्टर होता है, ये क्या होता है आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। इसकी लेंथ क्या देता है, इसका मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन क्या होती है, फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। क्लियर?